एवरीवन, माई सेल्फ नीतू। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैराग्राफ कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। या +1 में हो, +2 में, या जिस भी क्लास में हो, आपको अगर कहीं भी पैराग्राफ आ जाता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और हम इसके बाद एक पैराग्राफ को करके भी देखेंगे, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरी तरह से करके देखेंगे, क्योंकि सिर्फ बताने से या सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको पैराग्राफ करने के लिए पहली बात, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको वो करनी है, और दूसरी बात है कि आपको लगातार पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस को जो है करते रहना है, कभी रुकना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो पहली बात, जब भी आप पैराग्राफ करते हो तो उसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला क्या करोगे, उसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। जैसे आपके सामने पैराग्राफ रखा हुआ है तो आप उसको क्या करो, सबसे पहले 2-3 बार उसको पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ो, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो आप, ठीक है। सारे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन ही पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है। ऐसे का नॉर्मल से पढ़ लो। उसके बाद उठा लो आप पहला प्रश्न, जो भी आपका पहला क्वेश्चन होगा वो ले लो, ठीक है। जैसे कोई भी हो सकता है हमारा, जैसे राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था, ये हमारा पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है। तो आप पहला क्वेश्चन उठाइए, फिर से पहले को पढ़ना शुरू करो कि पहली लाइन से लेकर एंड तक राजा दशरथ की पुत्री के बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला है, किसको बोला है, वो ढूंढने की कोशिश करो। इसी प्रकार से दूसरा भी करो, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि इस पैराग्राफ का शीर्षक क्या हो सकता है, हेडिंग क्या हो सकती है। तो इसको पहचानने का एक मेन जो सोर्स है वो ये है कि आप जब पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो तो एक बात आप जरूर नोटिस करना कि उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे अगर आपको मछली के बारे में चीज़ें बोलनी, क्या वैसे पैराग्राफ है कि मछली जल की रानी है, अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ होती हैं ये, तो आपको इसमें देख सकते हो कि आपको इसमें मछलियों के बारे में बात करने की बात जो है वो हो रही है। सारी मछलियों मतलब क्या है कि मछली के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आपसे ये प्रश्न आता है कि आप हमारा जो भी पैराग्राफ है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, क्या इसकी हेडिंग हो सकती है, तो पूरे पैराग्राफ को देखिए कि उसमें हमारा जो पूरा कंटेंट है वो किसको लेकर दिया गया है। क्या उसमें सिर्फ मछली की बात की गई है, किसी राजा की बात की गई है, किसी लड़की की बात की गई है, पूरा पैराग्राफ में ये आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो हमेशा पैराग्राफ में सबसे पहली चीज ये करनी है आपको कि पूरे पैराग्राफ को 3 से 4 बार पढ़िए। मैं जानती हूँ इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन शांत, सबसे पहली बात है शांत रहकर उसको 2-3 बार पढ़िए। हर लाइन को ध्यान दीजिए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो। फिर सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लो। सारे क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब इसलिए है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि पहला जो प्रश्न है वो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में ही आ जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था, वो पैराग्राफ के लास्ट में भी आ सकता है। तो मेन मुद्दा ये है कि दूसरा आंसर आपका कभी बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पहले क्वेश्चन पे आओ, दूसरे पे आओ, तीसरे पे आओ, ठीक है। क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके बीच में स्टक कर जाएगा, अच्छा ये वाला प्रश्न है, तो अब सीधा उसको जो है वो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ये है कि 4 से मतलब सिंपल से 3 से 4 बार आप उस पैराग्राफ को पढ़िए शांति से। फिर दूसरा है कि सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए। और तीसरा, जब हमारा ये प्रश्न आता है कि हमारा टॉपिक जो है उसका शीर्षक क्या होगा, उसके लिए आपका जरूरी है कि आप जो है वो पूरे टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब हम करते हैं एक पैराग्राफ जो मैंने आपके लिए रिटर्न किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। और उस पैराग्राफ को ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ मेरे बताने से, मेरे बोलने से, आपके सुनने से पैराग्राफ आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है कि आप कंटिन्यू अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको कंटिन्यू, क्योंकि पैराग्राफ कभी भी याद नहीं किए जा सकते। कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कहीं से भी एग्जामिनर पैराग्राफ को डाल सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब आपको पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आपको आ जाएगा। तो चलिए हम उस पैराग्राफ को करके देखते हैं। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। मैं इस पैराग्राफ को पूरी तरह से रीड करूँगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ने वाली हूँ सारी सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर का आपको आराम से आ जाएंगे। सारा ये जो लिखा हुआ इसको मैं रीड कर रही हूँ। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश व जाति का योगदान रहता है। सिंपल सा बोला है कि संस्कृति जो होती है उसके निर्माण में एक सीमा तक देश और वहाँ की जो जाति होती है उसका योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो
प्राय सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय और जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान ये है, क्या करती है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, रीति नीति की संपदा को बिछड़ने नहीं देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिले अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक से हमें अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु बना दिया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलती हूँ, आपको इतना जो भी मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि आपको लास्ट में शीर्षक पूछते हैं कि आप जो अपने पैराग्राफ कर रहे हो इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। तो आपको मैंने अभी आधा ही पैराग्राफ इसको पढ़ा है, आपको इसको पढ़कर समझ में आ गया होगा। आप ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको देखने को मिला है कल्चर, यानी ये हमारी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। कभी बाह्य संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कल्चर के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, कंक्लूजन या फिर आपको इसका जो शीर्षक होता है लिखने की बात आती है कि इस जो पैराग्राफ है उसका हमारा टॉपिक क्या होगा, तो हमेशा ये देखिएगा कि उस पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो अभी तक हमने जितना पैराग्राफ पढ़ा है उसमें हमें इतना पता चला है कि इसमें कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लिखा है कि हमारी आस्था डिग्नी, ठीक है, यहाँ पे डिग्नी होगा, डिग्नी लगी है, यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को विदेश, ठीक है, इसमें लिखा है कि अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुसरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता, याद रखना ये लाइन कि भारतीय संस्कृति में क्या है, त्याग और ग्रहण, त्यागना और लेना, ठीक है, उसकी अद्भुत क्षमता रही है। अंततः आज के प्रेजेंट टाइम के वैज्ञानिक युग में हम किसी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की करके नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में हम अपनी विदेशी संस्कृति को जरूर अपना रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह याद रखना चाहिए, सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधे को जितना जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। अभी देखी अनुकरण अज्ञान का ही प्राय है। ठीक है, हमने ये पूरा तरह से पैराग्राफ पढ़ लिया। आपको पैराग्राफ आधा, मतलब ऑफ कोर्स आपको याद नहीं रहा होगा, तो बार बार वीडियो को बैक करके पूरा पैराग्राफ आप कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पर लिखी हुई है। इसमें लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु क्यों हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कि हम तीव्रता से बढ़ते विदेशी कुप्रभाव का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है ऑप्शन कि हम चिंतन के स्तर पर पूर्व परिपक्वता की स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, इसलिए हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु हो गए हैं। फिर है कि अपनी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था कमज़ोर हो गई है। तो हमारा बताइए, हमने पढ़ा था कि हमारी हम संस्कृति के प्रति जो है हम शंकालु होते जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ, कि हम अपनी संस्कृति के प्रति अपनी आस्था, ठीक है, अपनी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था कमजोर हो गई है। और ये आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए,
लिखा था कि जिसके आतंक ने हमें अपने स्वयं संस्कृति के प्रति शंकालु बना दिया है, और क्या है, हमारी आस्था डिगने लगी है, डिगने, यानी कि हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी जो आस्था है, ठीक है, हमारी आस्था हमारी संस्कृति के प्रति कमज़ोर हो गई है। हमें लगता है कि हमारा कल्चर वो अच्छा नहीं है, पहनावा अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, विदेशी संस्कृति में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, तो हमें अपनी खुद की संस्कृति पर डाउट हो रखा है कि नहीं, हमारी संस्कृति अच्छी नहीं है, इसलिए हम डाउट में हैं। आपको पता है, जहाँ भी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है, शंका होती है, वहाँ हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आंसर है हमारा, ये आराम से हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय तथा जातीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन यह है कि वह हमें, ये लाइन आपको मैंने बताई थी, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अथवा जातीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन ये है कि वह हमें क्या करती है, अपने अतीत से जोड़े रखती है, अपनी राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति का बोध कराती है, अपनी राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है, अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति की याद दिलाती है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय और जातीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन क्या है। तो इसका राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि अपनी राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है। जोड़े रखने को हम लोग उसको संपृक्त भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मैंने इस पैराग्राफ में हमारा ऐड हुआ है, ये है राष्ट्रीय और या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है कि ऑप्शन नंबर 3 है कि अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति की याद दिलाती है या फिर जोड़े रखती है। ठीक है, लिख रखा है ना कि राष्ट्रीय और जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और जो भी रीति नीति होती है उससे संपृक्त यानी कि जोड़े रखती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो 3 है देखो, ठीक है, कि हमारा जो 3 है जोड़े रखती है, जोड़े, ठीक है, संपृक्त यानी कि जोड़े कह लो या संपृक्त कह लो, एक हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि ऐसा करना हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अपने राष्ट्र को अपमानित करने के समान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हम अपनी संस्कृति को धिक्कार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, कुछ बुरा भला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऐसा करने से हम जड़ विहीन पौधे के सदृश हो जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है कि अभी देखी अनुकरण अज्ञान का ही दूसरा नाम है और हम अज्ञानी नहीं हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हम जड़ विहीन पौधे के सदृश हो जाएंगे। इसमें ये बोलने की कोशिश की जो परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि किसी राष्ट्र व वहाँ के व्यक्तियों का मूल अर्थात आधार होती हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का कल्चर है, अमेरिका का कल्चर है, चाइना का कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे तो देश किस तरह से बचेगा? जैसे भारत विविधताओं वाला देश है, कितने सारे कल्चर उसमें जो है जाने जाते हैं और इसी वजह से तो भारत जाना जाता है। अगर हम अपने सारे कल्चर को ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से मानना बंद कर देंगे, पूरी घृणा की दृष्टि से उसको देखेंगे तो हमारे भारत को जानेगा कौन? कोई नहीं जानेगा। संस्कृति हमारे भारत को बनाती है, किसी भी देश को उसकी संस्कृति जो है बनाती है। अगर वही खत्म हो जाएगी तो जानेगा कौन? इसलिए तो कहते हैं अगर किसी भी देश में संस्कृति ही नहीं होगी तो वो एक बिना जड़ वाले पौधे की तरह हो जाएगा। एक पौधे के पास जड़ नहीं होगी तो वो कभी जीवित नहीं रह सकेगा, वो सूख जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हर देश में यही बात होती है कि हर देश का कल्चर होता है और उसे हमें अपनाना चाहिए। अगर हम उस कल्चर को पूरी तरह से भुला देंगे तो देश ही पूरी तरह से गायब हो जाएगा।
उसके बाद है हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम विदेशी संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको जरूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा करना परम आवश्यक हो चुका है। फिर दूसरा ऑप्शन है विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्व हमारी संस्कृति को समृद्ध ही करेंगे, इसलिए हम उसको ले सकते हैं। फिर तीसरा है भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ ग्रहण की अद्भुत क्षमता होती है, ये भी है। फिर है भारतीय संस्कृति जड़ ना होकर लेन देन में विश्वास करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि जो विदेशी तत्व होते हैं संस्कृति, जो मतलब सिंपल सी बात है कि जो फॉरेन कल्चर होता है उसके कुछ कल्चर को हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ साथ ग्रहण की होती है। मतलब ये कहने की कोशिश की है कि हमारे भारत का जो कल्चर है ना वो ऐसा है कि हम किसी के लिए त्याग भी कर सकते हैं, अपना घर बार छोड़ सकते हैं दूसरों के सुख के लिए। ये भी हमारे कल्चर में है और ये भी है हमारे कल्चर में कि हम दूसरों की चीज़ों को ग्रहण भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते आके विदेशी संस्कृति को बिल्कुल ही नहीं अपनाओगे कि नहीं तुम अलग रहो और हम अलग रहो, नहीं। हमारा भारत ऐसा नहीं है। हमारा भारत क्या है कि हमारी संस्कृति भी जो है हमारी बना के रखेंगे और बाहरी संस्कृति को भी वो ले लेंगे। तो इसलिए बोल के रखा है कि हम विदेशी संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को इसलिए ले सकते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग के भी गुण हैं और ग्रहण करने के भी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है संस्कृतियों के निर्माण में योगदान रहता है। अब ये पूछ रहे हैं कि संस्कृति का जो निर्माण है वो किससे होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है देश की वजह से होता है संस्कृति का, फिर दूसरा है जाति की वजह से होता है, तीसरा ऑप्शन है देश व जाति दोनों की वजह से होता है और फोर्थ ऑप्शन है विदेशी संस्कृति की वजह से होता है। तो आप बताइए कि संस्कृति का जो निर्माण है, संस्कृति किसके योगदान से बनती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपको ये भी आपको पता होगा कि हमारा देश और जाति ये दोनों ही मिलकर जो है हमारे देश का निर्माण करती हैं। और ये मैं बताती हूँ, हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो यही है कि संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। जैसे मैंने वीडियो में आपको कहा था कि आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। आपको अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप जितना भी पैराग्राफ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कि ये प्रश्न आया था, अच्छा ये था, अच्छा ये इसका आंसर है। पूरी तरह से टिक लगा दोगे। जैसे देखो, आपको लगा होगा कि संस्कृति के निर्माण में पहली लाइन में लिख रखा है तो पहला क्वेश्चन भी यही होगा। उन्होंने 5वें नंबर पे इस क्वेश्चन को दिया और आंसर हमारी पहली लाइन में है। तो पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना, सबसे पहले आप 2-3 बार, और सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी सारे पहले ही पढ़ लेना, आपके लिए तभी ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 6वां प्रश्न आता है और ये भी हमारा आता ही आता है क्योंकि इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। आपको शीर्षक क्या है ये भी पूछेंगे, वो इसका क्योंकि सारा हिंदी ग्रामर आएगा उसमें, जैसे कुछ हिंदी ग्रामर भी पूछ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि रीति नीति में प्रयुक्त समास है, इसमें ये समास पूछ रहे हैं कि रीति नीति जो है उसमें समास कौन सा है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्वंद्व समास है, ठीक है। जो रीति नीति है हमारा, इसमें हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम जो है उसके अगले जो सेकंड वीडियो है उसमें हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया।